गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले की क्लासेस में हम लोगों ने कैदी और कोकिला से संबंधित कुल 4 पद को पढ़ा है, जिसमें कि कैदी अपनी मनोभाव, कैदी अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, वे जब जेल में बंद थे तो अर्धरात्रि में एक कोयल उनके जेल के समीप ही कूक रहा था। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे कि कैदी का मन, मतलब जो आपके माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उनका मन बहुत दुखी था। क्योंकि देश पराधीन था और वे स्वाधीनता चाहते थे, और स्वाधीनता की ही लड़ाई में उन्हें जेल को जाना हुआ, जहाँ की उनकी मनोदशा जो थी बहुत ही विचलित थी। वे चाहते थे कि हमें किसी तरह से यहाँ से हम छूट जाएं, ताकि हम देश के स्वाधीनता के लिए संग्राम कर सके। तो इन सारी बातों को सोच रहे थे, तभी एक कोयल बोलता है। तो उन्हें क्या लगता है कि मानो ये कोयल क्या करके आया हो, हमारे लिए कोई संदेशा लेके आया है। तो वहाँ वो कोयल से बोलते हैं कि तुम क्या संदेशा लेके आई हो? अगर लेके आई हो तो बताओ क्या लेके आई हो। क्या तुम्हें डर है जो तुम इस संदेश को कहते कहते चुप हो जा रही हो? तो इस तरह की बातें वो लगातार उनसे पूछ रही हैं। उसके बाद वो अंग्रेजों की यातनाओं का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति को चोर, डाकू तथा लुटेरों के साथ एक बड़ी सी अंधेरे से कमरे में रख दी गई है। न उन्हें जीने के लिए खाना दिया जा रहा है और ना ही उन्हें मरने दिया जा रहा है, अर्थात कि वे तड़प रहे हैं, किंतु उन्हें प्राण त्यागने की भी अनुमति नहीं है। वे कह रहे हैं कि क्या तुमने इनके द्वारा किए गए अत्याचारों को देखा है? जो तुम्हारी यह मधुर ध्वनि, जिसकी तुम क्या कही जाती हो, सम्राज्ञी कही जाती हो, तुम उस मधुर ध्वनि की रखवाली करती हो, किंतु आज तुम्हारे स्वर में वह मधुर ध्वनि नहीं, अपितु एक करुण वेदना का स्वर सुनाई दे रहा है। क्या तुमने भी अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार को देखा है? क्या तुमने भी उनके द्वारा किए गए यातनाओं को सहा है? तो ये सारी बातें वो पूछते रहते हैं। आगे वो कहते हैं कि तुम पागल सी बनी क्यों इतना चीख चिल्ला रही हो? क्या तुमने जंगल में लगी आग के समान अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है? तुम बताओ हे कोयल, तुम हमसे अपनी बातों को कहो। तो पिछले के पदों में हम लोगों ने यही पढ़ा था। अब आगे की लाइनों में देखते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। पंक्तियां हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्र क्यों जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों से ने लिखे गान, मैं मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। फिर प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कोयल से अपनी मनोदशा का वर्णन कर रहा है। चलिए आगे व्याख्या पे आते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, यहाँ कवि को जब आगे क्या पंक्ति में आप लोगों ने पढ़ा था कि
क्या हुई बावली अर्ध रात्रि को चीखी। वो कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम इतनी पागल से क्यों हो गई हो, तुम अर्धरात्रि में क्यों चीख रही हो। तो ये जो लाइन है आपकी यहाँ पे, ये इसी से संबंधित है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि को यहाँ पे ये लग रहा है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा देखकर यहाँ पे चीख रही है, क्योंकि कोयल तो मीठे स्वर के लिए जानी जाती है, किंतु उसका जो चीखना है वो क्या हो गया, उसके स्वभाव के विरुद्ध कार्य हो गया। अर्थात कि यह कार्य बहुत ही अस्वाभाविक लग रहा है कि जो कोयल हमेशा मीठे स्वर का गान करती थी वह उसकी सम्राज्ञी कही जाती थी, आज ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी है जिससे कि वह चीख रही है। तो कवि को ऐसा लग रहा है, यहाँ कवि प्रश्न कर रहा है, यहाँ पे कोयल से कवि प्रश्न कर रहा है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि को ऐसा लग रहा है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ नहीं देख पा रही है, इसलिए वो प्रश्न कर रहा है कि क्या तुम मुझे जंजीरों में बंधा हुआ नहीं देख पा रही हो, क्या तुम इसी कारण से तुम यहाँ पे चिल्ला रही हो, तुम अपनी वेदनाओं को हमसे कह रही हो, इसी कारण क्या तुम्हारे स्वर में मिठास की कमी आ गई है। तो ये पूछते हैं, ये यहाँ पे कवि को यही लग रहा है कि क्या तुम हमें जंजीरों में लिपटा हुआ नहीं देख पा रही हो। इसीलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो। यही लिखा है ना, देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम हमें इस जंजीर में लिपटा हुआ नहीं देख सकती हो। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का शासक, हथकड़ियाँ क्यों, इसे तुम हथकड़ी मत कहना। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि ये हथकड़ी है तो तुम इसे हथकड़ी समझने की भूल मत करना। यह ब्रिटिश राज का गहना, यह तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया हुआ हमारे लिए एक गहने के समान है, अर्थात कि उन्होंने हमें यह तोहफे में दिया है। तभी वो कहते हैं कि अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है, मतलब तुम इसे हथकड़ी मत समझने की भूल करना, ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। अब जो ये हमें गहना दिया गया है, अब तो यह यहाँ पे सिर्फ इस गहने से कोल्हू के चलाने की ही आवाज़ हमें सुनाई देती है। जब कोल्हू चलाया जाता है, कोल्हू जो होता है वो बैल के माध्यम से चलाया जाता है, क्योंकि एक आम मनुष्य के लिए उसे खींच पाना उतना वो सक्षम नहीं हो पाता। लेकिन जो हमारी अंग्रेजी सरकार थी उसे यह भी नहीं अनुभव होता था कि हम सामान्य व्यक्ति पे किस प्रकार का कष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ वो कोयल जो है, यहाँ जो कवि हैं वो बताते हैं कि अब तो कोल्हू चलने की आवाज़, मतलब जो ये चरकर चूं जो आवाज़ निकल रही है, अब यही हमारे जीवन का प्रेरणा बन गई है। लिखा है ना, जीवन की तान, अब यही हमारे जीवन की प्रेरणा का गान बन गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, अर्थात कि जो हम दिन रात यहाँ पर बैठकर पत्थर तोड़ रहे हैं, पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। अर्थात कि जो यहाँ पे हमें यातनाएं दी जा रही हैं, हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इससे हमारा मनोबल कमज़ोर नहीं हो रहा, अपितु यह हमें और मजबूत कर रहा है, जिससे कि हम देश की स्वतंत्रता में स्वयं को तत्पर कर सके, उससे तनिक भी पीछे न हो सके। मतलब कि अंग्रेज का यह प्रयास था कि यदि हम इन पर यातनाएं करेंगे, इन्हें कष्ट देंगे, तो यह इन दुखों को झेल नहीं पाएंगे और जो स्वाधीनता का बीड़ा उठाया हुआ है उसे त्याग देंगे। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनका मन और मस्तिष्क केवल स्वाधीनता पर ही था, और इसी कारण
अंग्रेजों द्वारा अनेकों अत्याचारों को जिसे एक आम व्यक्ति का शरीर सहन नहीं कर सकता, किंतु उन स्वतंत्रता सेनानियों ने उस दर्द को सहते हुए भी क्या किया कि अपने मनोबल को नहीं तोड़ा और ना ही अपने मन से स्वाधीनता का भाव निकाला। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि हम जो ये पत्थर यहाँ तोड़ रहे हैं, वे तोड़ते तोड़ते उन पत्थरों पर हम अपनी उंगलियों से स्वतंत्रता के गान को लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। हम अपने पेट पर, क्योंकि जो बैल होता है उसके सिर और कंधे से वो रस्सी बांधी जाती है, फिर उससे वो खींचता है और उसे हाँकने के लिए एक इंसान बैठा रहता है, लेकिन आम व्यक्ति वो खड़ा होता है तो उसके सिर पे तो बांधा नहीं जाएगा। तो उस जो कोल्हू की रस्सी होती है वो उनके पेट पे बांधी गई है। पहली बात कि उन्हें एक तो खाने को नहीं दिया जा रहा था, ऊपर से उन पर दिन प्रतिदिन कोड़े बरसाए जाते थे। इतना नहीं होता तो जब उनके घाव खून उनको निकल आते तो उस पर वो नमक भी लगा दिया करते थे। फिर भी इतनी यातनाओं को सहते हुए भी अंत में क्या करते कि उन्हें कोल्हू के रस्सी से बांधकर कोल्हू खींचने का आदेश दे देते। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, हूँ मोट खींचता। मोट वो जो कोल्हू होता है उसकी बात की गई है। खींचता लगा पेट पर जुआ, जो उसकी रस्सी है उसको यहाँ पे खींचने की बात हो रही है। मोट मतलब यहाँ पे आपका हो गया कि चमड़े, आपकी बुक में दिया हुआ है कि चमड़े का ढोल जिससे कुएं आदि का पानी निकाला जाता है, ठीक है। और जुआ मतलब बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी। तो वो जो बैलों के कंधे पर रखी जाती थी वह इन स्वतंत्रता सेनानियों के कंधे पर रख दी गई और उसकी जो रस्सी थी उसे उनके पेट में बांध दी गई। फिर भी वह स्वतंत्रता सेनानी अपने मुंह से कुछ भी कहे बिना उस कार्य को इतनी आसानी से, इतनी नम्रता से करते गए, जिससे कि क्या हुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जो आपके स्वतंत्रता सेनानी थे उनका सिर्फ ये नहीं था कि वे देश को स्वतंत्र ही कराएंगे, उनका यह भी संकल्प था कि अंग्रेज हम पर कितनी भी यातनाएं करेंगे उनके आगे हम नतमस्तक नहीं होंगे। वे चाहे जो भी अत्याचार करें हम उसको सहन करेंगे। और अंग्रेजी शासक की जो अकड़ है, जो वे सोच रही है कि हम पे यातनाएं करेंगी और हम डर जाएंगे, उनके इस अकड़ को भी हम तोड़ डालेंगे। लिखा हुआ है ना कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जब कोयल, उन्हें ऐसा लगता है कि कोयल उनकी दशाओं को देखकर दुखी है, तो वो कहते हैं कि तुम दुखी मत हो, हम तो अपने द्वारा लिखा है ना, हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला कर, मतलब कि यदि उन्हें ये लग रहा है कि ये कार्य हम नहीं कर पाएंगे तो उनकी सोच यह गलत है, यह कार्य हम अवश्य करेंगे। और जो ब्रिटिश शासक के अकड़ का जो कुआं है, जो उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम पर वह जुल्म करेंगे और हम टूट जाएंगे, तो उनका यह जो भ्रम है उसे हम ज़रूर ही खाली कर देंगे। तुम इसके लिए तनिक भी परेशान ना हो। अर्थात कि हम इतनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने झुक नहीं सकते, जिससे उनकी अकड़ ज़रूर कम हो जाएगी। वो सारे कार्यों को इसलिए कर रहे हैं, सारी यातनाओं को इसलिए सह रहे हैं और कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो, ऐसे वे शब्द भी नहीं निकाल रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अंग्रेजी शासक के सामने झुकना नहीं है और वह इसी बोल सकते हैं कि पराक्रम से वे अंग्रेजी शासक के अकड़ को कम कर रहे हैं। आगे की लाइन है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अर्थात कि जो उन्हें इतनी यातनाएं दी जा रही हैं, वो कहते हैं इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है। अर्थात कि
उन्हें ये आत्मबल कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, शायद यह अंग्रेजी शासक ना समझ पाए, लेकिन जिसके अंदर देश के प्रति यदि प्रेम जाग जाता है तो वह कितने भी दर्द को बहुत ही आसानी से मुस्कुराते हुए सह जाता है। तो यहाँ कवि यही कह रहे हैं कि उनकी अकड़ को कम करने के लिए यही कारण है कि हमारे अंदर दिन में इन यातनाओं को सहने का गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती है। लिखा है ना कि दिन में करुणा क्यों जगे, जिससे हमारे अंदर जो आत्मबल आता है उससे हमारे मन में कोई भी करुणा उत्पन्न नहीं होती है रुलाने वाली, ना ही जो ऐसी कोई भी करुणा हमारे मन में उत्पन्न नहीं होती है जो कि हमें रुला सके। क्यों? क्योंकि हमारा जो आत्मबल है इतना दृढ़ है कि हमें अंग्रेज़ों की अकड़ को तोड़ना है। यही आत्मबल हमें इतना मजबूत किए हुए है कि हम तनिक भी कमज़ोर नहीं होते हैं और ना ही उनके द्वारा किए गए अत्याचारों पर रोते ही हैं। इसीलिए रात में गजब ढा रही आली, शायद इसीलिए रात में गजब ढा रही आली, कि तुम्हें यह पता चल गया है, इसीलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। क्योंकि इसीलिए शायद तुम मुझे सांत्वना देने आई हो, परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर से मेरे ऊपर गजब ढा रही है। मतलब कि जिस मनोबल को, जो मेरा आत्मबल है उसे जो दिन में जो नहीं टूटा, किंतु तुम्हारे द्वारा यह करुण गान करने से यह रात्रि के पहर में टूट जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम सैनिकों द्वारा लाए गए संदेश को मुझे बता रही हो, तुम उन यातनाओं का वर्णन मुझसे कर रही हो, इसीलिए कि इसी वजह से यह जो मेरा मन है वह बहुत ही व्याकुल हो रहा है, जिसे कि मैंने दिन में बहुत ही संभाल के रखा है। मतलब कवि यहाँ यही कहना चाह रहा है कि जो मनोबल अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों में दिन में हमें व्याकुल नहीं करती है, वह तुम्हारे इस करुण स्वर ने इस अर्धरात्रि में मुझे व्याकुल कर दिया है। अब आते हैं इसके साहित्यिक सौंदर्य पे। तो साहित्यिक सौंदर्य में आप पहले डालेंगे भाव पक्ष। भाव पक्ष में पहले आप लिखेंगे, आप साहित्यिक सौंदर्य इसका डाल के सिर्फ लिखिएगा, क्योंकि सारे का भाव जो है वो एक ही है। तो भाव पक्ष में आप पूर्ववत लिख लीजिएगा। पूर्ववत मतलब कि जो पहले था वही इस समय भी है, तो आप वहाँ पे पूर्ववत लिख दीजिएगा। मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ कि पूर्ववत आपको कैसे लिखना है। जब यहाँ भाव पक्ष आप हेडिंग डालिएगा, भाव पक्ष डालिएगा, तो यहाँ बस पूर्ववत डाल दीजिएगा और फिर फुल स्टॉप कर दीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि जो पहले के लिखाए गए हैं वही इसमें होंगे। इसके पश्चात आप फिर कला पक्ष डालेंगे। तो कला पक्ष में आप लिखिए, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, करुण रस का प्रयोग किया गया है। फिर मानवीकरण अलंकार की छवि स्पष्ट होती है। अगला पॉइंट, भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।
फिर वो आप लिख सकते हैं कि प्रश्नात्मक और संबोधात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपके 5-6 पॉइंट हो जाएंगे। थोड़ा आपका जो आपकी कॉपी होती है वो थोड़ी क्या हो जाती है, इफ़ेक्टिव लगती है। अब हम आते हैं अपने अगले पद पर। ये आपका अगला पद है। चलिए सबसे पहले पंक्ति को पढ़ लेते हैं। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो, कोकिल बोलो तो। फिर से आप जब भी आप संदर्भ लिखिएगा तो जो मैं आपको बताई हूँ साहित्यिक सौंदर्य के भाव पक्ष में पूर्ववत, क्योंकि आप एक बार लिख देंगे तो बार बार वो लिखना आपको थोड़ा कॉपी को ज़्यादा आपके फिलअप करेगा। तो संदर्भ की जगह पूर्ववत ही लिख लीजिएगा, लेकिन संदर्भ में आपको बीच बीच में बता दे रही हूँ कि संदर्भ में आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इसे आप कर लिए। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में लिखेंगे आप प्रस्तुत पंक्ति में कोयल ने जेल में उपस्थित कैदियों के प्रति उनके उत्साह को बढ़ाया है। इस तरह से आप लिखेंगे। चलिए आगे की लाइन पे आते हैं, अर्थों पे। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। आगे कवि कोयल से कह रहे हैं कि इस अर्धरात्रि के समय में तुम अंधेरे को चीरते हुए, अर्थात कि जो तुम्हारा स्वर है वह अंधकार को भी हिला के रख दे, अर्थात कि तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना, इतना कष्ट है कि शायद ही एक सामान्य व्यक्ति तुम्हारे इस भाव से अछूता रह जाए। अंधकार जो कि सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है, किंतु आज तुम्हारे इस स्वर से वह भी पिघल गया, अर्थात उसका भी हृदय दहल गया है। वह भी बहुत ही भयभीत हो गया है। कि यहाँ भयभीत से तात्पर्य यह है कि यदि सामान्य व्यक्ति को हम पत्थर से यदि पत्थर से पीटा जाए या फिर पत्थर को हम मारते हैं तो यह मानते हैं कि उसे चोट नहीं लगती। लेकिन आप सुने होंगे कि अकबर के दरबार के जो संगीतकार थे या जो गाने को गाते थे, तानसेन, यदि जब वह अपने गाने को गाते थे तो जो पहाड़ों के पत्थर होते थे वह भी पिघल जाते थे। इस तरह के आपको ये सुनने को मिलेगा कि जब तानसेन गाते थे तो क्या होते थे कि जो पहाड़ के पत्थर होते थे वो पिघल जाते थे, अर्थात कि जिसमें चेतना नहीं होती थी वह भी प्रतिक्रिया करने लगते थे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इस शांत समय में, जो कि रात का अर्धपहर चल रहा है, आधी रात बीत चुकी है, उस समय में जब सारा संसार शांति में डूबा हुआ है, तो तुम्हारी ये जो वेदना से भरी हुई स्वर है, जब तुम इसे बोलती हो तो अंधकार को बेध, तो अंधकार जो कि सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है, आज उसका भी हृदय क्या हो गया है, तीर्ण वितीर्ण हो गया है। अर्थात कि आज तुम अंधकार को चीर लेने वाले स्वर को गा रही हो। आखिर तुम रो रही क्यों हो, आखिर तुम इस तरह का रुदन क्यों कर रही हो। कोयल, कोकिला बोलो तो, हे कोयल तुम कुछ तो बोलो, आखिर तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज
इस भांति बोल रही क्यों? क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? यहाँ लिखा है ना, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज। अब कोयल कितना भी कड़वा बोलेगा, लेकिन जब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो कोयल है वह मधुरता की सम्राज्ञी है, वह कितना भी कड़वा बोलेगी फिर भी उसके मुख से मीठा ही शब्द निकलेगा। तो यहाँ जो आपके कवि हैं वो यही कह रहे हैं, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज। क्या तुम अंग्रेजों के लिए हमारे मन में क्या विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? इस तरह कवि जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन कर रहा है। अर्थात कि यह माना जाता है कि जब हम किसी से रुष्ट होते हैं और कोई आके हमें उसके खिलाफ कोई शब्द बोलता है, तो यदि अच्छा व्यक्ति भी अगर कुछ आपको, प्राय ये होता है कि यदि आपकी भलाई के लिए, इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ये तो अच्छे कार्य कर रहे हैं, सामान्य रूप से क्या होता है कि हमें यदि कोई अच्छा सिखा रहा होता है तो हम क्या हो जाते हैं कि ये तो हमें रोक टोक रहे हैं, ये हमारे लिए सही नहीं है। और ऊपर से कोई आके आपको कह देता है कि अरे नहीं, वो तुम्हारे काम में तुम्हें इस तरह की चीज़ें सिखा रहे हैं, वो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, तो आप भी उस चीज़ को मान लेते हैं और आपके मन में उनके प्रति ईर्ष्या भाव जागृत हो जाता है, जो कि सरासर गलत होता है। इस तरह के भाव हमें अपने अंदर नहीं लाने चाहिए। तो यहाँ पे वही वो कह रहे हैं कि ये उनके मन की दशा है। कोयल उनसे ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं कर रही है, ना कोयल उनसे इस तरह की कोई भी बात कर रही है। वो अकेले हैं, उदास हैं, उन्हें कोई सहारा चाहिए था अपनी बातों को कहने के लिए, इसीलिए वो कोयल के माध्यम से अपनी बातों को कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कि वे अपनी बातों को कह सके। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? यह केवल और केवल कवि के अंदर की वेदना बोल रही है। तो आगे लिखते हैं कि उनके ये कहने का जो तात्पर्य था वो यह था कि कोयल यह गीत गा गाकर भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों की स्वतंत्रता से मुक्ति पा सके। मतलब कि कोयल ऐसा कुछ भी नहीं कह रही है, मैं बार बार ये बता रही हूँ कि ये उनकी मनोदशा है, ना कि कोयल की। कोयल तो यहाँ सिर्फ जो उसका कार्य है वह सिर्फ कूक रही है, लेकिन जो आपके कवि हैं वो, उनको ऐसा लग रहा है कि कोयल उनसे इस तरह की बातों को कह रही है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि क्या तुम चुपचाप अंग्रेजों के खिलाफ हमारे मन में विद्रोह के बीज को बोना चाह रही हो? शायद तुम इसलिए ये कह रही हो क्योंकि इससे हमारा जो देश के प्रति प्रेम है, जो देश के लिए भक्ति है, उसकी भावना मजबूत बन सके और हम उस परतंत्र से मुक्ति पाकर स्वयं को स्वाधीन कर ले, अर्थात कि हम अपने देश को आज़ाद करके अंग्रेजों को यहाँ से भगा दे। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम सही बताना, तुम इसीलिए यह विद्रोह के गीत गा रही हो ना? यहाँ पे वो उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि कोयल तुम हमसे सही बताना, तुम इसीलिए ना यह इस विद्रोह के गीत को यहाँ पे तुम गा रही हो। यहाँ पे ये ख़त्म होता है आपका। उसके बाद आप फिर साहित्यिक सौंदर्य डालिएगा। साहित्यिक सौंदर्य में लिखिएगा वही चीज़ कि खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल व स्पष्ट है। फिर उसके बाद आपका संबोधन और प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। फिर भाव पक्ष में लिखना होगा तो वही पहले का कि यहाँ पे कवि के मनोदशा तथा मनोभावों का वर्णन किया गया है। इस तरह से आप या तो लिखिएगा, नहीं तो आप पूर्ववत करके इसे छोड़ दीजिएगा। अब हम आते हैं अपने इसके जो आगे है पद, उसे हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाएंगे। आज के लिए आपको 2 पद ही काफ़ी है।